शेखर की बात सुनकर अनुपमा हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, सेलिब्रिटीज भी इंसान ही तो होते हैं, तुम लोग घबराए क्यों हो? अगर तुम लोग नहीं खाओगे तो मैं ही खाना शुरू कर देती हूं। यह कहकर अनुपमा सचमुच खाने लगी और उसका अंदाज बेहद शालीन था। यास्मीन और बिंदिया ईर्ष्या भरी नजरों से अनुपमा को देख रही थी। उन्हें लगता था कि वह औरत बहुत ही परफेक्ट है। उसका लुक और उसकी शालीनता इतनी अद्भुत थी कि लगता था जैसे वह औरों से बहुत दूर, उनकी पहुंच से बाहर है। कौन सी औरत ऐसी नहीं बनना चाहेगी जैसी अनुपमा है? अनुपमा, क्या तुम अजिंता शहर दुआ मांगने आई हो? शेखर ने उत्सुकता से पूछा। अनुपमा ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, हाल ही में मुझे कुछ दिक्कतें आई हैं, तो सोचा मन को शांत करने आ जाओ। सुना है पास में हॉट स्प्रिंग्स है जो काफी असरदार है, मुझे लगा उन्हें ट्राई करना चाहिए। ओह, तुम भी हॉट स्प्रिंग्स जाना चाहती हो? बढ़िया, हम भी वहीं जाने की सोच रहे थे, तो शायद हम सब साथ चल सके, शेखर ने खुशी से चिल्लाकर कहा। अनुपमा ने थोड़ा सोचा पर मना नहीं किया और धीरे से सिर हिलाया। हालांकि अनुपमा एक बड़ी स्टार थी और सामान्यतः इतनी बड़ी स्टार का आम लोगों से मेलजोल नहीं होना चाहिए, लेकिन अनुपमा बहुत ही सहज और आसान स्वभाव वाली थी। थोड़ी सी देर की जान पहचान में ही वे अच्छे दोस्त जैसे बनने लगे और खाते पीते बातें करने लगे। अनुपमा मूल रूप से गुजरात की रहने वाली थी, लेकिन हाल ही में उसका करियर ठीक नहीं चल रहा था। जो 2 एंडोर्समेंट पहले उसने तय किए थे, वे अचानक किसी और ने छीन लिए, और जिन 2 फिल्मों की शूटिंग उसने खत्म की थी, वे भी प्रदर्शित नहीं हो पा रही थी। इस सिलसिले ने अनुपमा के करियर पर गहरा दबाव डाल दिया। आखिर महिला स्टार के लिए सबसे अहम चीज पॉपुलैरिटी ही तो होती है। अगर उसकी फिल्में रिलीज ही ना हो तो जल्दी ही उसकी लोकप्रियता घट सकती थी और करियर पर बुरा असर पड़ सकता था। गुजरात वापस आकर अनुपमा ने ठान लिया था कि वो थोड़ा आराम करेगी और फिर आत्मा मंदिर जाकर मन को शांति देगी। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि एक अधेड़ उम्र के टाइकून की नजर उस पर पड़ जाएगी। यह व्यक्ति चिकना चुबड़ा, शादीशुदा और कई सालों से बसाब सा आया था। अनुपमा को बस मजे के लिए फंसाना चाहता था। हालांकि अनुपमा पुणे की टॉप एक्ट्रेस में से थी, इसलिए उसने इस तरह के आदमी को भाव नहीं दिया। अनुपमा के पास अपना साफ मकसद था, युवा रहते हुए और फिल्में करना, पॉपुलैरिटी बढ़ाना और फिर किसी अमीर परिवार में शादी करना। तब उसकी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। इसलिए हालांकि अनुपमा अपने शरीर का व्यापार करके शोहरत पाना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने करियर के शिखर दौर में किसी अमीर बॉयफ्रेंड को अपने जीवन का हिस्सा बनाने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी मध्य उम्र का यह टाइकून लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ था। यहां तक कि जब अनुपमा अजिंता शहर जैसी जगह पर आ गई, तब भी उसके आदमी उसका पीछा कर रहे थे। अगर ये लोग पीछे न लगे होते तो अनुपमा को सुकून मिलता। अनुपमा स्टार थी और इसलिए अक्सर तरह तरह के लोगों से उसका वास्ता पड़ता था। वह इंसानों को परखने में अच्छी थी। उसे लगा रुद्र का पारिवारिक स्तर ठीक ठाक होगा, शायद मध्यम वर्गीय, लेकिन कतई किसी रईस खानदान का नहीं। लेकिन थोड़े समय में ही उसे रुद्र के बारे में एक अजीब सी बात समझ आई। रुद्र जो उसके पास बैठा था, जब से अनुपमा रुद्र के बगल बैठी थी, रुद्र ने उससे खुद कोई बात शुरू नहीं की थी। वह बिल्कुल शांत था। असल में यही शांति अनुपमा को हैरान कर रही थी। आखिर अनुपमा देश की 4 सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थी। साधारण लोगों की प्रतिक्रिया तो शेखर और शोएब जैसी होनी चाहिए थी, घबराहट और उलझन से भरी हुई। लेकिन रुद्र हमेशा शांत रहा। क्या ये लड़का मुझे पहचानता ही नहीं? अनुपमा के दिमाग में ये ख्याल कौंधा, लेकिन उसने तुरंत इसे खारिज कर दिया। उसे लगा कि भले ही रुद्र उसे स्टार न जानता हो, उसकी शक्ल सूरत ही किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी थी। लेकिन रुद्र तो बस खाते रहा, उसने उस पर एक नजर भी नहीं डाली। इससे अनुपमा के मन में रुद्र के लिए जिज्ञासा बढ़ गई। अनुपमा को रुद्र की आंखों में हल्की सी अहंकार जैसी छवि दिखी। यह अहंकार नासमझी वाला नहीं था, बल्कि पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अनुपमा कई बड़े लोगों से मिल चुकी थी और उसने उनकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास देखा था।
रुद्र की उम्र अभी सिर्फ शुरुआती 20 में थी, लेकिन उसमें यह बात होना वाकई चौंकाने वाला था। आखिर उसका कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्या यह लड़का सचमुच किसी बड़े खानदान का वारिस है? अनुपमा के मन में यह सवाल गूंज उठा, लेकिन जैसे ही उसने रुद्र के साधारण से कपड़ों को देखा, उसने ये विचार झटक दिया, अगर रुद्र का कोई बड़ा बैकग्राउंड होता तो वह यहां नहीं होता और उसकी पोशाक इतनी साधारण नहीं होती। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। अनुपमा हल्का मुस्कुराई और इन बातों को छोड़ दिया। आधा घंटा बाद सबने खाना पूरा किया और गाड़ी से अजिंता शहर के हॉट स्प्रिंग्स की ओर रवाना हुए। हर साल यहां बहुत लोग आते थे, इसलिए हॉट स्प्रिंग्स को रिजॉर्ट विला जैसा विस्तार दिया गया था। वहां की सुविधाएं बहुत अच्छी थी। हालांकि ये योगेंद्र के आलीशान विला जैसा नहीं था, लेकिन आम विला से काफी बेहतर था। हॉट स्प्रिंग्स 2 हिस्सों में बंटे थे, हाई ग्रेड खुले आसमान वाले हॉट स्प्रिंग्स और साधारण खुले आसमान वाले हॉट स्प्रिंग्स। साधारण हॉट स्प्रिंग्स किफायती थे, लेकिन वहां भीड़ ज्यादा होती थी। कभी कभी पूल पूरा भर जाता था और खड़े होने की भी जगह नहीं होती थी। ये आम सैलानियों के लिए बनाए गए थे, लेकिन हाई ग्रेड हॉट स्प्रिंग्स बहुत महंगे थे। उनका टिकट $5000 का था। आम लोग इतने पैसे कभी खर्च नहीं कर सकते। आखिरकार अधिकांश सामान्य लोगों की मासिक आय कुछ $1000 ही होती थी। वे इतनी महंगी जगह पर कैसे जाएंगे? इसी वजह से हाई ग्रेड हॉट स्प्रिंग्स में भीड़ बहुत कम होती थी और माहौल शानदार लगता था। अनुपमा एक पॉपुलर सेलिब्रिटी थी, तो वह सामान्य हॉट स्प्रिंग्स में नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने खुद पहल करते हुए रुद्र, शोएब, शेखर और बाकियों के लिए हाई क्लास हॉट स्प्रिंग्स के टिकट ले लिए। यह उसका तरीका था रेस्तरां में उनकी मदद के लिए सबका शुक्रिया अदा करने का। जब शेखर और बाकियों ने सुना कि अनुपमा ने उनके लिए टिकट खरीदे हैं, तो वे दिल से खुश हो गए और मना नहीं किया। जब रुद्र और बाकी लोग हॉट स्प्रिंग में प्रवेश किए, तो उन्होंने देखा कि इस समय हॉट स्प्रिंग में ज्यादा लोग नहीं थे। ज्यादातर अमीर वारिस या मोटे सीईओ अपने हाथों में खूबसूरत लड़कियों के साथ थे। ठीक है, अब देखना बंद करो, चलो बदलने चलते हैं। बिंदिया ने देखा कि शेखर हॉट स्प्रिंग की सुंदरता को घूर रहा है और हताश होकर बुलाया, कौन देख रहा है? मैं माहौल देख रहा हूं। शेखर ने असहज होकर जवाब दिया। फिर रुद्र और बाकी के साथ लॉकर रूम में गया। लॉकर रूम में प्रवेश करने के बाद रुद्र ने पहल की और शेखर और शोएब के लिए स्विमिंग ट्रंक्स खरीदे। रुद्र को हॉट स्प्रिंग में भीगने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने खुद के लिए बीच शर्ट खरीदी और बाहर शेखर और शोएब के आने का इंतजार करने लगा। चूंकि लड़के जल्दी बदलते हैं, जब रुद्र, शेखर और शोएब बाहर आए, तो अनुपमा, बिंदिया और यास्मिन अभी नहीं निकली थी। रुद्र, तुम्हारी बनावट अच्छी है ना? ये 8 पैक एब्स लग रहे हैं, शेखर ने टिप्पणी की। मैं अभी तक खाना पहुंचा रहा था। यार, मैं जरूर तुम जैसे अमीर वारिसों से तुलना नहीं कर सकता। रुद्र ने आराम से बीच चेयर पर बैठते हुए शेखर को उदासीनता से जवाब दिया। दरअसल रुद्र का शरीर हमेशा अच्छा रहा है, चाहे अब्डोमिनल मसल्स हों या चेस्ट मसल्स, दोनों अच्छे विकसित हैं। जब वो कपड़े पहनता है तो दुबला दिखता है, लेकिन कपड़े उतारने पर भी काफी स्टाइलिश लगता है। ये रुद्र के लगातार खाना पहुंचाने से भी जुड़ा था, लेकिन इसका मुख्य कारण रुद्र की मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस थी। काश मेरी बनावट तुम्हारी जैसी होती, शेखर ने रुद्र को देखते हुए ईर्ष्या से कहा। अगर तुम ज्यादा ट्रेनिंग करोगे तो कर पाओगे, रुद्र ने बिना भाव के कहा। इसी वक्त यास्मिन पहले चेंज रूम से निकली। यास्मिन ने कॉन्जर्वेटिव 1 पीस स्विमसूट पहनी थी, फिर भी उसकी बनावट अच्छी थी। आम लड़कियों की तुलना में वह खूबसूरत मानी जाती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की बनावट इतनी अच्छी होगी। मैं हमेशा सोचता था वह एस स्टुअर्डेस है, शेखर ने धीमे से बड़बड़ाया। फिर शोएब से कहा, शोएब, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। चुप रहो, शोएब ने शेखर की बात सुनकर गुस्से में कहा। इसी वक्त बिंदिया पिंक बिकिनी में बाहर आई। बिंदिया लंबी, पतली कमर और लंबी, गोरी टांगों वाली थी। बिकिनी पहनकर उसकी हॉट बनावट सभी की नजरों के सामने खुल गई और शोएब और शेखर दंग रह गए। मुझे नहीं लगा था बिंदिया की बनावट इतनी अच्छी होगी। शोएब ने खुली आंखों से हकलाया। सही है,
वो वाकई खूब है, शेखर ने जल्दी जल्दी कहा। बिंदिया की बनावट सच में अच्छी थी, लेकिन अवनी और कविता की तुलना में वो अभी भी कमतर थी, इसलिए रुद्र को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। अनुपमा आखिरी में आई। जब वह सभी के सामने आई तो लगभग सभी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आखिरकार अनुपमा एक सेलिब्रिटी थी। उसकी बनावट का रखरखाव आम लोगों के लिए कल्पना से बाहर था। अनुपमा की बनावट को परफेक्ट कहा जा सकता था। उसके शरीर का हर हिस्सा परिपूर्ण था। उसके लंबे टांगे, पतली कमर और वॉलपचुअस बनावट फ्लॉलेस थी। एक झपकी में उनके आसपास के सभी लोग अनुपमा की ओर देखने लगे। अनुपमा चश्मा पहने थी, इसलिए उसके चेहरे के भाव साफ नहीं दिख रहे थे। उसने अपने जूते उतारे और हॉट स्प्रिंग के किनारे चली गई। फिर उसने पानी की गर्मी जांचने के लिए पैर निकाला और फिर हॉट स्प्रिंग में उतरी। कई हाई क्लास हॉट स्प्रिंग्स थे, पर अनुपमा की ऑरस इतनी स्ट्रांग थी कि कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। शेखर, शोएब और बाकी लोग एक दूसरे पूल में थे। रुद्र को हॉट स्प्रिंग में भीगना पसंद नहीं था, इसलिए वह उनके साथ नहीं गया। वो रिक्लाइनर पर बैठकर आराम करने लगा। कुछ समय बाद अनुपमा हॉट स्प्रिंग से उठी और अपने पास रखा टॉवल पहना। हॉट स्प्रिंग छोड़ने के बाद अनुपमा 2 सेकंड हिचकी और फिर रुद्र के पास चली गई। सभी हॉट स्प्रिंग्स में हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं जा रहे? उसने पूछा। मुझे हॉट स्प्रिंग्स में भीगने में दिलचस्पी नहीं है, रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया। ओह, समझ गई। अनुपमा ने हल्का सिर हिलाया, फिर रुद्र को सिर से पैर तक देखा और आगे कहा, रुद्र, तुम्हारी शक्ल अच्छी है और शरीर भी ठीक है, पर तुम्हारा पहनावा थोड़ा खराब है। अगर तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो मैं मदद कर सकती हूं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना? अनुपमा की बात सुनकर रुद्र एक पल के लिए हचकिचाया, फिर मुस्कुराया। मैं सामान्य दिखता हूं, मुझे ना तो गाना आता है और ना ही एक्टिंग। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्यों जाऊं? किसने कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने के लिए हैंडसम होना जरूरी है या गाना और एक्टिंग आनी चाहिए? तुम अभी जवान हो, अगर सीखने को तैयार हो तो हर चीज के लिए वक्त है। अनुपमा ने गंभीरता से कहा, छोड़ो, मुझे सेलिब्रिटी बनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। रुद्र ने सिर हिलाते हुए उसके ऑफर को ठुकरा दिया। अगर रुद्र सेलिब्रिटी बनना चाहता तो उसके पास अनगिनत संसाधन होते, लेकिन उसे सेलिब्रिटी बनने या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब अवनी एक्ट्रेस बनना चाहती थी तो रुद्र अंदर से थोड़ा विरोधी था, लेकिन सेलिब्रिटी बनना अवनी का सपना था, इसलिए रुद्र ने उसे रोका नहीं। ठीक है, अनुपमा ने रुद्र को देखा और हल्का सिर हिलाया। इस वक्त अनुपमा रुद्र की पहचान के बारे में और ज्यादा क्यूरियस हो गई थी। अगर रुद्र वाकई आम आदमी होता तो वो खुशी खुशी इस अवसर को स्वीकार कर लेता, लेकिन वो अभी बहुत ठंडा था। यह मतलब था कि शायद रुद्र को उसने जो मौका दिया था वो पसंद नहीं आया। मैं अभी जा रही हूं, कृपया शेखर, बिंदिया और बाकी लोगों को बता देना, उसने रुद्र से कहा। ठीक है, रुद्र ने सिर हिलाया, पर उसे रोकने की कोई इच्छा नहीं थी। अनुपमा आगे बढ़ी, लेकिन उसी वक्त वो काले कपड़े पहने कुछ लोग जो अनुपमा को परेशान करते थे फिर से दरवाजे पर आ गए, और इस बार उनके साथ एक 30 की उम्र की महिला भी थी। जब अनुपमा ने महिला को देखा तो वह असहाय नजर आई। उसने भौहें तानी और चिल्लाई, सरोज, तुम यहां क्यों हो? मेरी प्यारी मिस अनुपमा, क्या तुम मुझे मरने तक चिढ़ाने की कोशिश कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि आज मेरा डिनर पार्टी है, फिर भी तुम बाहर आ गई, और यहां तक कि तुम हॉट स्प्रिंग में भी भीग रही हो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? महिला ने दुखी चेहरे से चिल्लाकर पूछा। अनुपमा के सामने खड़ी वह महिला लगभग 30 साल की थी। उस समय वह एक स्ट्राइप्ड शर्ट पहन रही थी जो उसके पूरे सीने को कसकर ढक रही थी। उसने टाइट डेनिम शॉर्ट्स पहने थे जो उसके कूल्हों को कसकर दिखा रहे थे, जिससे उसके कर्व्स सुंदर और आकर्षक लग रहे थे। रुद्र को महसूस हुआ कि ये महिला अनुपमा की मैनेजर है, क्योंकि वो अनुपमा से वैसे ही बात कर रही थी। सरोज, क्या चल रहा है? अनुपमा ने भौहें तानते हुए धीमी आवाज में सरोज से पूछा।
सरोज ने एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर अनुपमा से धीरे कहा, उस बॉस ने खास तौर पर तुम्हें मिलने को कहा है, अब मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मुझे उनके बॉस की कोई जानकारी नहीं है। मुझे उनके पास क्यों जाना चाहिए? अनुपमा ने जिद्दी स्वर में भड़कते हुए कहा। मिस अनुपमा, मैं सलाह देती हूं कि तुम अपनी मैनेजर की बात सुनो और हमारे साथ चलो। अगर हमारा बॉस इंतजार से घबरा गया तो चीजें मुश्किल हो सकती हैं। लीड में खड़ा जब बॉल्ड आदमी इंपेशेंट होकर चिल्लाया। आखिरकार उसकी नजर में अनुपमा एक अभिनेत्री मात्र थी। एक अभिनेत्री के ऐसे घमंड करना मामूली बात नहीं थी। मुझे तुम्हारे बॉस की कोई खबर नहीं। अनुपमा ऐसा लग रहा था कि जाना नहीं चाहती। तुम्हें मुझसे खेल खत्म करना चाहिए। मिस्टर आशुतोष भी यहां है। वो अब रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अनुपमा की मैनेजर सरोज ने भौहें ताने हुए बेबस होकर चिल्लाई। मिस्टर आशुतोष भी यहां है। अनुपमा ने मैनेजर की बात सुनते ही जगह पर ही हैरानी से ठहर गई। उसका चेहरा अविश्वसनीयता से भरा था। यहां किसी को परेशान करना हो तो कर सकते थे, लेकिन अनूप आशुतोष जैसे व्यक्ति के सामने नहीं। पहले एक पुरुष सेलिब्रिटी को अनूप ने उसके फैंस के सामने 10 से ज्यादा थप्पड़ मारे थे क्योंकि उसने अनूप को नाराज किया था। उसके बाद वो अभिनेता माफी मांगने पर मजबूर हुआ और घुटनों पर गिरा। आखिरकार वो बच निकल पाया, वरना अनूप वो पुरुष सेलिब्रिटी इतनी आसानी से छोड़ता नहीं। इसलिए अनुपमा अनूप से बहुत डरती थी। मैडम, उनका बॉस गुजरात का बड़ा शख्स है। उसके पास अरबों की संपत्ति है और उसकी पृष्ठभूमि जबरदस्त है। जब उसने सुना कि तुम आ रही हो, उसने खास तौर पर अपने दोस्तों को एक साथ बुलाया क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहता था। मैनेजर सरोज ने अनुपमा को देखते हुए कहा। सरोज, मैं वास्तव में। अनुपमा का चेहरा अब भी संदेह में था। क्या मतलब? अगर तुम सच में उन्हें गुस्सा दिलाओगी तो अनूप की बात छोड़ो, वो बॉस भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे लोग वे होते हैं जिन्हें हम नाराज नहीं कर सकते, सरोज ने चिंता से चिल्लाते हुए कहा। अनुपमा इस समय स्पष्ट रूप से असमंजस में थी। उसने भौहें तानी और सरोज से पूछा, सरोज, उनका बॉस कौन है? उनका बॉस? सरोज बोलने लगी, लेकिन तभी एक आवाज ने बीच में टोक दिया। हेलो, तुम लोग क्या चाहते हो? अनुपमा ने कहा कि वह जाना नहीं चाहती। क्या तुम लोग हद से आगे नहीं बढ़ रहे? बिंदिया पुलिस परिवार में पली बढ़ी थी और अनुपमा उसकी आदर्श थी, इसलिए वह यह दृश्य देखकर स्वाभाविक तौर पर अनुपमा के पक्ष में खड़ी हो गई। बिंदिया की बात सुनकर बॉल्ड आदमी ने अपना सिर घुमाकर उसे घूरा। छोटी लड़की, कुछ चीजें तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दखलंदाजी मत करो। मैं दखल कैसे हूं? अनुपमा मेरी दोस्त है। जब वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो आज तुम उसे ले जाकर नहीं ले जा सकते। बिंदिया अनुपमा के पास जाकर उत्साहित होकर चिल्लाई। शेखर, शोएब और बाकी लोग भी बिंदिया के पीछे चल पड़े। अनुपमा ने घूमकर सामने खड़े लोगों को देखा। वो बेहद भावुक हो गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग उसके लिए आगे आएंगे। पुरुषों का नेता बिंदिया को ध्यान से देखता हुआ बोला, तुम सब अभी चले जाओ। पहले हम रेस्टोरेंट में इस मामले को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए तुम लोगों पर हमला नहीं किया। लेकिन अगर तुम अभी भी दूसरों के काम में दखल दोगे तो बाद में दोष मत देना अगर मैं रुकूं नहीं। रुकना नहीं? और क्या कर सकते हो? बिंदिया ने तिरस्कार से जवाब दिया। और क्या? बिंदिया की बात सुनकर बॉल्ड आदमी मुस्कुराया और ठंडे स्वर में बोला, तो देखो मैं आज तुम्हें क्या कर सकता हूं। थम्प थम्प थम्प, पीछे से तेज कदमों की आवाज आई और 7-8 ताकतवर आदमी बिंदिया और बाकी की ओर दौड़े। ये मांसल आदमी सभी लंबे और मजबूत थे और उनके चेहरे बहुत डरावने थे। देखने पर पता चलता था कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। जब शोएब और शेखर ने ये लड़कों को देखा तो वे चौंक गए। उनके चेहरे पर चिंता दिखने लगी। खैर, शोएब और शेखर तो अभी भी छात्र थे। उन्होंने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। शेखर, बिंदिया थोड़ी डर गई थी। वो शेखर की तरफ पलटी। शेखर ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़कर बॉल्ड आदमी से कहा, भाई, मैं गुजरात के मिस्टर उमेश को जानता हूं।
कृपया मेरी बात मानो। अगर कुछ है तो बात करके सुलझा ले। मिस्टर उमेश। शेखर की बात सुनकर बॉल्ड आदमी थोड़ा अचंभित हुआ। उसका चेहरा उलझन में था। हाँ, हमें मिस्टर उमेश पता है। बिंदिया ने बॉल्ड आदमी के चेहरे के बदलने को देखा और चिल्लाई, कौन मिस्टर उमेश? बॉल्ड आदमी ने शेखर से भ्रम में पूछा। मिस्टर उमेश, उमेश। शेखर ने बिना हिचकिचाए चिल्लाया। अब जो मिस्टर उमेश शेखर बात कर रहा था वो शेखर के स्कूल का एक बहुत प्रसिद्ध वारिस था, जो आमतौर पर उसके अच्छे संबंधों में था। शेखर की इस बार अजिंता शहर की यात्रा उमेश की सिफारिश पर थी। उमेश ने कहा था कि अगर मुश्किल में पड़े तो उसका नाम रखना। उमेश कौन है? उमेश को तुम में से कोई जानता है? यह नाम सुनकर बॉल्ड आदमी की शक्ल में तिरस्कार था। उसने पीछे अपने गुंडों को देखते हुए जोर से चिल्लाया। गुजरात विशाल और समृद्ध था और यहां कई अमीर वारिस रहते थे। इसलिए जब उस गंजे आदमी ने उमेश का नाम सुना तो उसका चेहरा सतर्क हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे चिंता थी कि ये उमेश वाकई एक भयंकर पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। यदि वह इस मामले में उमेश को ठेस पहुंचाए तो अच्छा नहीं होगा। गंजे आदमी ने पलटा और पीछे खड़े अपने अधीनस्थों को देखा। उसने भौहें तानी और चिल्लाया, क्या तुम में से किसी को ये उमेश पता है? शायद वो पड़ोसी शहर से है। मैंने उसे 2 बार देखा है। एक अधीनस्थ शायद उमेश को जानता था, इसलिए उसने बेरुकी से जवाब दिया। गंजे आदमी एक पल के लिए ठिठका और उलझन भरे स्वर में पूछा, उसके परिवार का क्या व्यवसाय है? उसका परिवार प्रिंटिंग बिजनेस में है। उसका पिता मिका उमेश है। अधीनस्थ ने जल्दी से जवाब दिया। हाँ हाँ। ये सुनकर गंजे आदमी की आंखों में तिरस्कार झलक गया। फिर उसने शेखर से चिल्लाकर कहा, मैं सोच रहा था कि तुम कुछ ताकतवर बैकिंग पालोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ एक अमीर वारिस होगा जो प्रिंटिंग करता है। उमेश को छोड़ो, यहां तक कि उसका पिता मिका उमेश भी मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत नहीं करेगा। शेखर ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा अत्यंत शर्मिंदा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उमेश का प्रभाव इतना कम होगा। वो मूल रूप से सोच रहा था कि उमेश पर भरोसा करके यह मामला सुलझा लेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने के मूड में नहीं हूं। अगर तुम ज्यादा आज्ञाकारी होती तो मैं तुम्हें छू भी नहीं पाता। जो तुम्हारे भले के लिए है उसे समझो, नहीं तो मुझे रुखा होने का दोष मत दो। गंजे आदमी ने बिंदिया और बाकी लोगों पर एक हिंसक एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाया। इस वक्त बिंदिया, शेखर, शोएब, यास्मिन और बाकी सब वही सन्न रह गए। उनके चेहरे बेहद खराब थे और वे नहीं जानते थे क्या करें। गंजे आदमी की आंखों में गर्व की चमक थी। वो अनुपमा की ओर बढ़ा और उसका पतला और गोरा हाथ पकड़कर उसे हॉट स्प्रिंग से बाहर खींचना चाहता था। तुम क्या चाहते हो? इस समय अनुपमा बस स्विमसूट पहने थी और उसके पास कोई कपड़े नहीं थे। गंजे आदमी स्पष्ट रूप से अनुपमा से फायदा उठाना चाहता था। अनुपमा ने स्वाभाविक रूप से संघर्ष किया। मिस अनुपमा, मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का मूड नहीं है। तुम बेहतर होगा कि जल्दी मेरे साथ चलो। गंजे आदमी ने मुस्कुराते हुए अनुपमा को खींचा और चिल्लाया, छोड़ो। अंततः बिंदिया इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और गंजे आदमी की ओर दौड़ी। अगर मैं नहीं छोड़ती तो तुम मुझसे क्या कर सकते हो? गंजे आदमी ने बिंदिया को ताने से देखा। हरामी। बिंदिया की आंखों में गुस्सा चमका और उसने उसके कमर के हिस्से पर लात मारी। धमाक। गंजे आदमी ने भयानक चीख मारी और पीछे की ओर उड़ जाता दिखा। वो हॉट स्प्रिंग में जा गिरा, जिससे पानी भयंकर तरीके से छिटका। कुछ समय के लिए सभी सन्न रह गए। किसने भी उम्मीद नहीं की थी कि बिंदिया इतनी मजबूत होगी कि वो गंजे आदमी को लात मारकर उड़ा दी। बिंदिया बचपन से अपने पिता से मिलिट्री बॉक्सिंग सीखती आई थी। ऊपर से उसने गंजे आदमी के कमजोर हिस्से पर लात मारी थी, इसलिए उसे आसानी से दूर करना सामान्य था। शोएब और शेखर ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों में असहायता झलक गई। दोनों ने उम्मीद नहीं की थी कि बिंदिया इतनी आवेगी होगी। रुद्र ने बिंदिया के हमले को देखकर सर हिला दिया। सालों बीतने के बावजूद उसकी शख्सियत वैसे की वैसी ही जोशीली थी। शुक्र है कि रुद्र आज यहां था। अगर वह नहीं होता
तो बिंदिया की लात बड़े झगड़े का कारण बन सकती थी। रुद्र ने इन लोगों को अपनी नजरों में नहीं रखा, इसलिए उसने बिंदिया और दूसरों को उलझने दिया। बड़ा भाई, क्या आप ठीक हैं? जब गंजे आदमी के अधीनस्थों ने देखा कि बिंदिया ने उसे जड़ से उड़ा दिया है, वे जल्दी से उसकी मदद को दौड़े और उसे हॉट स्प्रिंग से बाहर निकाला। ये गंजा आदमी उनके बॉस का कजन था और उसके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। अगर वो इस कारण चोटिल हो जाता तो जब वो हेडक्वार्टर लौटता तो उसकी जान मुश्किल में पड़ जाती। हालांकि बिंदिया ने गंजे आदमी के कमजोर हिस्से पर लात मारी थी। उसे बचने की अपनी खुशन सी भी थी, क्योंकि उसका शरीर मोटा था और वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। गंजा आदमी अपने चेहरे से पानी पोंछते हुए गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? तुम सब यहां से हट जाओ, नहीं तो मैं आज सबको मारकर स्तब्ध कर दूंगी। बिंदिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। गंजा आदमी जानता था कि बिंदिया वास्तव में सक्षम है, इसलिए उसने अपना सिर घुमाया और पीछे खड़े गुंडों को चिल्लाया, तुम सब बेकार यहां क्यों खड़े हो? जल्दी से इस महिला को पकड़ो। मुझे उसे आज रात एक सबक सिखाना है और दिखाना है कि मैं कितना ताकतवर हूं। बिंदिया दिखने में भले ही निर्दोष लगती हो, लेकिन उसकी आकृति बेहद सेक्सी थी, इसलिए गंजे आदमी उसे लेकर जाना और सबक सिखाना चाहता था। धम धम धम, एक ही पल में 7 या 8 दबंग आदमी बिंदिया की ओर दौड़े। बिंदिया ने देखते ही उनकी ओर देखा और उसकी आंखों में नर्वसनेस चमकी। बिंदिया ने अपने पिता से कई साल मिलिट्री बॉक्सिंग सीखी थी। अगर वह कोई आम व्यक्ति होती तो शायद 1 या 2 से लड़ पाती, लेकिन इस वक्त ये गुंडे सभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्राप्त थे। बिंदिया के लिए एक से निपटना भी मुश्किल था, और ये तो कई सारे हमला करने वाले थे। अनुपमा ने देखा कि कुछ गलत हो रहा है और जल्दी से चिल्लाई। उसका चेहरा चिंतित था। तुम लोग क्या चाहते हो? आज के मामले का इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप सब रुको। अनुपमा जानती थी कि बिंदिया ने इन लोगों को उकसाया था ताकि वे उसकी मदद कर सके। अब जब बिंदिया खतरे में थी तो अनुपमा बेशक बेपरवाह नहीं बैठी, लेकिन ये गुंडे अनुपमा के नहीं थे, इसलिए वे उसकी बात नहीं सुनेंगे। सरोज, जल्दी से किसी उपाय के बारे में सोचो। अनुपमा ने जल्दी से सरोज की ओर देखा। इस वक्त सरोज भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। गंजे आदमी के पीछे वाला बॉस एक डरावना पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति था। गुजरात में बहुत कम लोग ही उन्हें चुनौती देते थे। अब जब बिंदिया ने उन्हें नाराज किया था तो कुछ करने का फायदेमंद रास्ता नहीं था। शेखर और शोएब भी उस वक्त बहुत डरे हुए थे, लेकिन वे आगे बढ़े और बिंदिया के सामने खड़े हो गए। हालांकि वे जानते थे कि उनकी कुशलता उसकी तुलना में कम थी। धमाक! लेकिन जैसे ही दबंग आदमी बिंदिया तक पहुंचने वाले थे, अचानक एक शख्स दौड़ा आया। जैसे ही काले चोगे वाला आदमी बिंदिया पर हमला करने के लिए मुक्का ऊपर उठाता, अचानक एक दुबली पतली सी परछाई बाहर निकली और उसने एक जोरदार लात उस ताकतवर आदमी के पेट पर दे मारी। आह! वो पहलवान सा आदमी चीखता हुआ दूर जा गिरा। रुद्र की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उस आदमी का शरीर पीछे कई लोगों से टकराकर गिर पड़ा। वहां मौजूद हर कोई ये देखकर स्तब्ध रह गया। बिंदिया मुंह खोले रुद्र को देख रही थी। उसकी जान बचाने के लिए दौड़ने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि रुद्र था। बिंदिया, शेखर, शोएब, यास्मिन और बाकी सब रुद्र को अच्छे से जानते थे, लेकिन उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं था कि रुद्र की स्किल्स इतनी खतरनाक हो चुकी हैं। अनुपमा की आंखें भी अविश्वास से चौड़ी रह गई। अब उसे समझ आया कि इनमें सबसे बेहतरीन इंसान रुद्र ही है। पीछे हट जाओ, बाकी का काम मुझे संभालने दो, रुद्र ने शांत स्वर में बिंदिया से कहा। रुद्र, बिंदिया ने झिझकते हुए उसकी तरफ देखा। चिंता मत करो, ये मेरे मुकाबिल नहीं है, रुद्र ने बेरुखी से जवाब दिया। बिंदिया थोड़ी देर सन्न रह गई, फिर जल्दी से रुद्र की ओर सिर हिला दिया। उसे भले रुद्र की स्किल्स का रहस्य न समझ आया हो, लेकिन रुद्र की आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि वह भी आश्वस्त हो गई। शेखर ने धीमे स्वर में सांस भरते हुए कहा, इतने सालों में रुद्र तुम्हारे पास कितने राज छिपे हुए हैं। उधर गंजा आदमी भी यह देखकर सन्न था कि रुद्र ने उसके आदमी को एक लात में उड़ा दिया।
बाकी गुंडों की आंखों में भी डर झलक आया। भाई ये लड़का शायद मार्शल आर्ट जानता है। एक गुंडे ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हें किस बात का डर है? इतने सारे लोग हैं हमारे पास, क्या एक आदमी से हार जाओगे? गंजे ने आंखें फाड़कर चिल्लाया, भाइयों सब मिलकर हमला करो। मुझे यकीन नहीं होता कि ये लड़का हम सबको हरा देगा। इतना सुनते ही गुंडे रुद्र की तरफ दौड़ पड़े। रुद्र उनकी ओर आता देख हल्के से तिरस्कार से हंसा, फिर एक के बाद एक दो मुक्के चलाए। क्षण भर में ही सामने के दो गुंडे हवा में उड़कर गिर पड़े। दरअसल रुद्र ने पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की थी, वरना उसकी एक मुट्ठी से इनकी पसलियां टूट जाती। बाकी गुंडे आंखें बड़ी करके देखते रह गए। उन्हें लगा था कि रुद्र बस थोड़ी मारपीट जानता होगा, जबकि इतनी भारी भीड़ में वो दब जाएगा। लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वे रुद्र के पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। गंजा आदमी भी रुद्र को घूरता रह गया। दुबली कमजोर आकृति वाला आदमी इतनी ताकतवर निकलेगा, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। रुद्र, तुम तो बहुत जबरदस्त हो, ये ताकत तुम्हें कब से आ गई? बिंदिया उत्साहित होकर चिल्लाई। रुद्र बस उसकी ओर देखकर खामोश रहा। बिंदिया को ढीठ होते देख उसने गंजे को उकसाते हुए कहा, क्या हुआ? मुझे पकड़ने नहीं आए थे? सबक सिखाना नहीं था? अब चुप क्यों हो? आओ आओ। गंजे की आंखों में गुस्से की चमक आ गई। वह दांत पीसते हुए चिल्लाया, कमबख्त तो इतने सारे होकर भी एक लड़के को नहीं गिरा पाए। भाई ये लड़का बहुत ताकतवर है, हम इसके पास तक नहीं जा पा रहे। एक गुंडे ने लाचारी से कहा, ला दिमाग घास चरने गया है क्या? हाथों में हथियार नहीं है क्या? निकालो और हमला करो। गंजा क्रोध में चिल्लाया। गुंडे झिझक गए। साधारण झगड़े में तो चोट लगने तक ही बात रहती, लेकिन अगर हथियार लग गए तो मामला जानलेवा हो सकता था। पर गंजे ने फिर से गरज कर कहा, क्या कर रहे हो? तुरंत इस कमीने को मार डालो। ये सब किराए के गुंडे थे। उन्हें डर था कि अगर बॉस की बात न मानी तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी। भाइयों, मेरे साथ आओ। एक गुंडे ने झिझकते हुए पीछे से छुरा निकाला और रुद्र की ओर लपका। बाकी गुंडों ने भी स्टील पाइप और चाकू निकालकर हमला बोल दिया। चारों तरफ का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। गर्म पानी के झरनों के किनारे खड़े मेहमान भी सब छोड़कर रुद्र की ओर देखने लगे। बिंदिया की सांसें तेज हो गई। वह चिंतित होकर चिल्लाई, रुद्र संभल कर, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। रुद्र ने आत्मविश्वास से उसकी ओर देखा और जवाब दिया। बिंदिया थोड़ी सहज जरूर हुई, लेकिन अंदर से डर अब भी था। हथियारों के सामने क्या होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अनुपमा भी ये सब देख बेचैन हो गई। उसने जल्दी से पास खड़ी सरोज से कहा, सरोज कुछ करो, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कोई मर जाएगा। सरोज की आंखों में लाचारी दिखी। उसने अनुपमा का हाथ पकड़कर उसे किनारे किया और भौहें चढ़ाकर बोली, मिस अनुपमा, आज की ये लड़ाई आपसे कोई सरोकार नहीं रखती, आप बीच में मत पड़िए। सरोज, ये कैसी बकवास कर रही हो? ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो भला इसका मुझसे क्या लेना देना नहीं होगा? अनुपमा ने गुस्से में कहा जब उसने सरोज की बातें सुनी। माय डियर, क्या तुमने हालात को सही से नहीं समझा? वो गंजा आदमी मिस्टर सक्सेना का कजिन है और मिस्टर चौबे भी आज यहां मौजूद है। अगर तुमने अभी इन लोगों का साथ दिया तो इसका मतलब है कि तुम मिस्टर सक्सेना और मिस्टर चौबे दोनों के खिलाफ जा रही हो। पता है तुम्हें क्या नतीजे होंगे अगर तुमने इन दोनों को नाराज किया? सरोज ने जल्दी जल्दी कहा, लेकिन मैं ये देख नहीं सकती कि ये लोग मारे जाए। आज जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। ज्यादा से ज्यादा मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मुझे लगता है वो मेरी खातिर मान जाएंगे। अनुपमा ने जल्दी से कहा, हनी, क्या तुम इतनी जिद्दी मत बनो। ये लोग खुद मुसीबत मोल ले रहे हैं। हम लोग मिस्टर सक्सेना जैसे इंसान को नाराज करने की हालत में नहीं है। सरोज ने अनुपमा का हाथ पकड़ते हुए लगभग चिल्लाकर कहा, मिस्टर सक्सेना। ये नाम सुनकर अनुपमा कुछ पल के लिए हैरान हुई और थोड़ा उलझन में पड़ गई। फिर उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, सरोज, ये मिस्टर सक्सेना कौन है जिनके बारे में तुम कह रही हो? मैंने कभी नहीं सुना उनके बारे में।
मिस्टर सक्सेना गुजरात के बड़े बॉस है, जिनकी नेटवर्थ 10 बिलियन से भी ज्यादा है। सुना है मिस्टर सक्सेना और मिस्टर चौबे में अच्छे संबंध हैं। गुजरात में कोई भी मिस्टर सक्सेना को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। मिस्टर सक्सेना ने तुम्हें यहां बुलाया था ताकि तुम्हारी मुलाकात मिस्टर चौबे से करा सके, लेकिन तुमने उनकी मेहमानवाजी का अपमान कर दिया। सरोज ने मजबूरी भरे लहजे में कहा। अनुपमा का चेहरा ये सुनकर बदल गया। उसने सोचा था इन लोगों का बॉस कोई साधारण अमीरजादा होगा, इसीलिए उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि मिस्टर सक्सेना की इतनी डरावनी पृष्ठभूमि होगी। मनोरंजन जगत की हस्तियां सबसे ज्यादा मिस्टर सक्सेना जैसे लोगों से डरती हैं। जिसने भी ऐसे लोगों को नाराज किया, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। अनुपमा जब पहली बार इंडस्ट्री में आई थी, तब उसने गलती से एक बड़े आदमी को नाराज कर दिया था और पूरे 2 साल तक इंडस्ट्री से बाहर कर दी गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने रिश्ते बनाकर उस आदमी की माफी पाई थी। अगर आज भी मामला बिगड़ गया तो अनुपमा का पूरा करियर बर्बाद हो सकता था। इसलिए चाहे पुणे की कितनी भी बड़ी स्टार क्यों न हो, सबसे ज्यादा डर ऐसे वीआईपी लोगों से ही रहता था। अगर ये लोग गुस्सा हो जाए तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनुपमा को रुद्र और बाकियों की चिंता हो रही थी। वह जानती थी कि रुद्र उसकी वजह से उलझा है, लेकिन उसने चुप रहना ही चुना। अनुपमा के लिए रुद्र और उसके दोस्त अनजान थे। अजनबियों के लिए अपनी मुश्किलें और बढ़ाना उसके लिए कतई ठीक नहीं था। अनुपमा को चुप देखकर सरोज ने राहत की सांस ली और बोली, मुझे पता है ये बच्चे नेक दिल है, पर हमारे पास कोई और चारा नहीं है। बाद में हम इसका बदला उतार देंगे। अनुपमा ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ सारे गुंडे रुद्र के सामने खड़े हो गए थे। सबसे आगे वाला गुंडा हाथ में चमचमाती माचेटी लिए रुद्र के सिर की ओर वार कर बैठा। ये लोग बहुत बेरहम थे, जानते थे रुद्र जैसे इंसान से निपटना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा सीधे उसे जान से मार देना ही बेहतर है। ठंडी माचेटी हवा को चीरती हुई रुद्र के सिर की ओर लपकी। अगर रुद्र नहीं बचता तो वो चाहे मरे नहीं, लेकिन गहरी चोट खाता। रुद्र! बिंदिया घबरा गई और पूरी ताकत से चिल्लाई। जहां तक शेखर और शोएब का सवाल था, वे डर के मारे अवाक खड़े थे। वे रुद्र की तरफ खाली निगाहों से देख रहे थे, मानो समझ ही नहीं पा रहे हों कि क्या करें। आखिरकार वे अभी विद्यार्थी थे और ऐसी परिस्थिति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। रुद्र वहीं खड़ा रहा, उसके चेहरे पर पूरी शांति थी। साधारण इंसान की नजर में यह हमला बेहद तेज था। रुद्र को संभलने का समय भी नहीं दिया गया, लेकिन रुद्र के लिए यह हमला बहुत धीमा था। सबकी हैरान नजरों के सामने रुद्र बस हल्का सा साइड में झुका और आसानी से वार से बच गया। माचेटी वाला गुंडा ये देखकर हैरान रह गया। उसने रुद्र को अविश्वसनीय नजरों से घूरा। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र इतनी तेज प्रतिक्रिया कर सकता है। ये लड़का कौन है, इतनी तेजी से मूव कर रहा है? गंजे आदमी ने रुद्र को घूरा और घबराकर जोर से सांस भरी। आसपास खड़े लोग भी यकीन नहीं कर पाए। उन्हें लगा मानो कोई फिल्म का दृश्य सामने आ गया हो। यह सब इतना अवास्तविक लग रहा था, फिर भी उनकी आंखों के सामने घट रहा था। वे चौंक उठे। बिल्कुल ज्यादा चौंके हुए बिंदिया, शेखर, शोएब और उनके दोस्त थे। उन्हें लगा कि रुद्र तो जैसे अब वही इंसान ही नहीं रहा जिसे वे जानते थे। उनके लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि ये वही रुद्र है। अभी तो तू बच गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू दोबारा भी बच सकेगा। गुंडा खून भरी आंखों से चीखा। उसने माचेटी घुमाई और फिर से रुद्र की ओर झपटा। इस बार उसकी गति पहले से ज्यादा थी और ताकत भी दोगुनी। उसको भरोसा था कि दुनिया में कोई इतना तेज जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जैसे ही उसका वार गिरा, गुंडा वहीं थम गया। उसकी आंखें खाली रह गई और चेहरे पर गहरी हैरानी थी। रुद्र ने आसानी से उसका वार भी टाल दिया। ये लड़का इंसान है या कोई दानव? गुंडा चिल्लाया। रुद्र अब और बकवास में समय नहीं गंवाना चाहता था। उसने जोर से पैर उठाया और गुंडे के पेट पर मारा। गुंडा उड़ता हुआ दूर जा गिरा। पूरा माहौल सन्नाटे में जम गया। असल में उन गुंडों ने सोचा था कि अगर वह सब मिलकर रुद्र पर हमला करेंगे
तो उसे हराना बहुत आसान होगा। आखिरकार उनके पास सारे हथियार थे, जबकि रुद्र अकेला और बिना हथियार के था। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र इतना खौफनाक होगा। ये लोग रुद्र को छू भी नहीं सकते थे। बिंदिया, शेखर, शोएब और बाकी सभी के मुंह खुले रह गए। वे रुद्र की ओर देखते रहे और नहीं जानते थे क्या करें। अनुपमा और उसकी मैनेजर सरोज भी झटके में थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना ताकतवर होगा। जब अनुपमा फिल्मांकन कर रही थी तो वह कुछ मार्शल आर्ट्स डायरेक्टर से मिली थी। वे दोनों अच्छे थे, लेकिन रुद्र की तुलना में वे चींटियों जैसे थे। रुद्र की तेजी से मचेटी से बचना कोई आम बात नहीं थी। दूसरी ओर जो गुंडे रुद्र की तरफ दौड़े थे, वे लगभग रुद्र के द्वारा निपटा दिए गए थे। वे सब जमीन पर पड़े कर दर्द में कराह रहे थे। इस बीच रुद्र शांत होकर वहीं खड़ा था और नंगे सिर वाले आदमी को बेरुखी से देख रहा था। इस समय नंगे सिर वाला आदमी पूरी तरह स्तब्ध था। वो बेतुकी निगाहों से रुद्र को देख रहा था। ये नहीं समझ पा रहा था क्या करे। पहले यह नंगे सिर वाला आदमी सोचता था कि रुद्र से निपटना सोना है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि आखिरकार न सिर्फ वो रुद्र और उसके साथियों को सबक नहीं सिखा पाएगा, बल्कि रुद्र उसे सबक सिखा देगा। भाई, हमारे सारे लोग गिर गए हैं, अब क्या करें? इस वक्त एक अधीनस्थ जो अभी तक नहीं गिरा था, अकेले मचेटी पकड़े हुए नंगे सिर वाले आदमी से कांपते हुए पूछा। नंगे सिर वाले आदमी की आंखों में घबराहट झलक रही थी। फिर उसने हकलाते हुए कहा, अब क्या किस्सा कर सकते हैं? जल्दी से अपने कजिन को फोन करो और कहो कि बंदूक लेकर आए। मैं भरोसा नहीं करता कि गुजरात में कोई है जिससे मेरा कजिन निपट ना सके। हाँ, हमें मिस्टर सक्सेना को तुरंत बुलाना होगा। हम इस बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकते। सच है, अगर मिस्टर सक्सेना आएगा तो ये बच्चा मर जाएगा। गुंडों ने जब जाना कि उन्हें रुद्र से लड़ने की जरूरत नहीं है, तो वे जल्दी से फिर भी उत्साहित होकर सहमति जताए। असल में ये लोग रुद्र जैसे राक्षस से लड़ना नहीं चाहते थे। वे उसके मुकाबले में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। लड़ाई हुई तो उन्हें पीटा जाना तय था। बच्चे, तुम्हें कुछ हुनर है, पर बस इंतजार करो। मैं अपने कजिन को बुलाता हूं, जो तुम्हें सबक सिखाएंगे। नंगे सिर वाले आदमी ने कदम बढ़ाकर रुद्र को आंखें फाड़ते हुए चिल्लाया। कजिन। नंगे सिर वाले आदमी की बात सुनकर रुद्र की आंखों में तिरस्कार चमका। हालांकि रुद्र को पता नहीं था कि ये नंगे सिर वाले आदमी का कजिन कौन था, लेकिन वह किसी से नहीं डरता था। ज्यादा से ज्यादा वह अपनी पहचान बता देगा। रुद्र को भरोसा नहीं था कि गुजरात में कोई ऐसा होगा जो उस पर हमला करने की हिम्मत करे सिवाय सेठी के लोगों के। रुद्र उदासीन दिखा, लेकिन सरोज की आंखों में डर था। वो अनुपमा को देखकर बोली, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये सच में बिगड़ गया। वे मिस्टर सक्सेना को बुलाने वाले हैं। अगर मिस्टर सक्सेना आ गए तो फिर मामला मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करें? अनुपमा ने धीरे से पूछा। इस वक्त अनुपमा अभी भी रुद्र के लिए शॉक में थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि रुद्र इतना अच्छा कैसे हो सकता है। क्या रुद्र किसी रहस्यमयी परिवार का जवान लड़का हो सकता है? बिंदिया ने नंगे सिर वाले आदमी को घृणा से देखा और ठंडे स्वर में कहा, भले ही तुम अपने कजिन को बुलाओ, फिर भी उसे रुद्र से पिटना पड़ेगा। बस इंतजार करो। जब मेरा कजिन आएगा तो देखना कि तुम फिर इतनी घमंडी रहोगे या नहीं। नंगे सिर वाले आदमी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। बिंदिया थोड़ी नर्वस हो गई जब उसने नंगे सिर वाले आदमी का आत्मविश्वास देखा। हिचकिचाते हुए वह सिर घुमाकर शेखर से धीरे बोली, शेखर, तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा गुजरात में एक बहुत ताकतवर दोस्त है? उसे अभी फोन करो और कहो कि वह आ जाए और इस मामले को सुलझाए। बाद में हम उसे ठीक से धन्यवाद देंगे। शेखर की आंखों में थोड़ी मजबूरी का भाव चमका जब उसने बिंदिया की बात सुनी। वो दिल ही दिल में सोचता रहा कि उसे उस वक्त घमंड नहीं करना चाहिए था। उमेश वास्तव में एक अमीर वारिस था, लेकिन उसका उसके साथ सामान्य रिश्ता था। और अभी अभी नंगे सिर वाले आदमी की प्रतिक्रिया से पता चला कि उमेश के पास गुजरात में ज्यादा ताकत नहीं है। इसलिए शेखर नहीं जानता कि उमेश इस मामले को सुलझा पाएगा या नहीं। फिर भी
बिंदिया की बातों के बाद उसने बेबस होकर अपना फोन निकाला और उमेश को कॉल किया। जब नंगे सिर वाले आदमी ने देखा कि शेखर उमेश को कॉल करने वाला है तो उसकी आंखों में तिरस्कार चमका, क्योंकि वो उमेश को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता था। उमेश, क्या तुम्हारे पास अभी समय है? मैं गुजरात में कुछ परेशानी में पड़ गया हूं। शेखर ने धीमे स्वर में कहा। क्या परेशानी? मैंने नहीं कहा था। अगर कोई परेशानी हो तो मेरा नाम लेना। दूसरी तरफ से सामान्य जवाब आया। उमेश, मैंने उसका नाम बताया पर उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। अगर तुम्हारे पास समय है तो आ जाओ, मैं तुम्हें बेकार नहीं काम करने दूंगा। शेखर ने विनम्रता से गुहार लगाई। आखिरकार शेखर ने यह कह दिया था। अगर वो उमेश को नहीं बुलाता तो शर्मिंदगी होती। ठीक है, तुम अभी कहाँ हो? पता भेजो, मैं अपने लोगों को लेकर आ रहा हूं। फायदे की बात सुनकर उमेश ने जल्दी से सहमति दे दी। उमेश की सहमति देखकर शेखर की आंखों में उत्साह चमका। उसने फिर फोन काट दिया और अपना पता उमेश को भेज दिया। अच्छा, क्या वो आएगा? बिंदिया ने पलके झपकाते हुए शेखर से धीरे पूछा। उमेश ने कहा है कि वह थोड़ी देर में आ जाएगा। शेखर ने धीरे जवाब दिया। अच्छा। बिंदिया ने लंबी राहत की सांस ली। अनुपमा जानती थी कि शेखर के द्वारा बुलाए गए लोग ज्यादा काम के नहीं होंगे, इसलिए वो मुड़कर सरोज से फुसफुसाई। सरोज, तुम और मैं मिस्टर सक्सेना का संपर्क ढूंढते हैं। मैं खुद मिस्टर सक्सेना से बात करती हूं। मेरे पास मिस्टर सक्सेना का संपर्क नहीं है, सरोज ने बिना सोचे जवाब दिया। तो मैं अभी मिस्टर चौबे को कॉल करती हूं और मदद मांगती हूं। अनुपमा की आंखों में बेबसी झलक रही थी। उसने अपना फोन निकाला और अनिरुद्ध को कॉल करने वाली थी। लड़की, क्या तुम पागल हो? इतनी छोटी बात के लिए मिस्टर चौबे को कॉल करना जरूरी है? इन लोगों के जीते या मरे से तुम्हारा क्या लेना देना? क्या तुम जानती हो कि ये कॉल करने का मतलब क्या होता है? सरोज ने चिढ़कर कहा। मैं? अनुपमा की आंखों में बेबसी झलक रही थी। वो कुछ कह नहीं पा रही थी।